स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th हिंदी फर्स्ट 22 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा, चैप्टर का नाम है आखिर कितनी ज़मीन। इसमें प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक इन्होंने टॉलस्टॉय का जन्म 28 अगस्त 1828 में नोवेल्टी में हुआ था और इन्होंने मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म का संदेश प्रसारित करने वाली इन रचनाओं में महात्मा गांधी को अत्यंत प्रभावित किया था। अब इन्होंने ये कहानी लिखी है, चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है। प्राचीन काल की बात है, दो बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह एक सौदागर के साथ हो गया और छोटी बहन का विवाह एक किसान के साथ बेटा हो जाता है। एक बार बड़ी बहन छोटी बहन के घर जाती है, दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं तो बड़ी बहन कहती है, हमारा जीवन तो बहुत सुखी है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, हमारा समय सैर सपाटे, तमाशे, थिएटर में बीतता है। अब छोटी बहन कहती है अपनी बड़ी बहन से, उसको उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो वो कहती है कि तुम लोग केवल सजी धजी रहती हो, आमदनी अधिक है, लेकिन एक दिन सब हवा हो जाएगा। तो कहती, जी जी हम लोग तो सीधा जीवन व्यतीत करते हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। तो बड़ी बहन ताना मारते हुए बोलती है कि तुमने जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहाँ है, तुम्हारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, पेट तो जानवर भी भर लेता है। छोटी बहन का पति दीना उन दोनों बहनों की बातें सुन रहा था, तो उसने बेटा सोचा कि बात तो सही है। उसने सोचा कि बचपन से ही धरती माँ की सेवा में जुटे रहे, कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हमारे पास भी ज़्यादा ज़मीन होती तो अच्छा रहता। तभी जमींदार की ज़मीन बिकने लगी। दीना ने 40 एकड़ ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। वो उस ज़मीन पर फसलें लगाता और फलों के पेड़ लगाता। अपनी फसल को देखकर वो खुशी से फूला न समाता। अब दीना काफ़ी खुश था, लेकिन उसे ये बात की तकलीफ थी कि पड़ोसियों के मवेशी उसके खेतों में घुस जाते हैं और फसल चर लेते हैं। काफ़ी दिन तक दीना इस बात को भी सहन करता रहा और पड़ोसियों को भी समझाता रहा, लेकिन एक दिन तंग आकर उसने अदालत में अर्जी दी। कई किसानों को जुर्माना हो गया। अब तो पड़ोसी उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्हीं दिनों सतलुज के पार एक नई बस्ती बसने लगी। वहां जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में मिल रही थी। ये खबर जब दीना के कानों तक पहुंची तो उसने सोचा, मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करते हैं, अगर मैं भी वहां ज़मीन ले लूं तो ठीक रहेगा। उसने एक परदेसी किसान से उस ज़मीन के बारे में पता लगाया तो पता चला कि ज़मीन बहुत उपजाऊ है। अब दीना ने मन ही मन वहाँ जाने का फैसला कर लिया। अब अपने परिवार को लेकर सतलुज पार चला गया। वहाँ के गांव की पंचायत में शामिल होने के लिए उसने अर्जी भी दे दी और उसे ज़मीन मिल गई। बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए उसे ज़मीन भी मिल गई। दीना अब पहले से अधिक खुश था, क्योंकि अब उसके पास ज़मीन थी, घर था, ढेर सारे मवेशी थे और उन्हें चराने के लिए खुला मैदान भी मिल गया। कुछ दिन क्या हुआ कि जब सब ठीक ठाक चलता रहा, अब अपने घर परिवार और मवेशियों से वो संतुष्ट था, लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छा बढ़ने लगी और अब उसे अपनी ज़मीन कम लगने लगी। एक दिन की बात है, एक सौदागर वहाँ आता है और वो अपने घोड़े के चारे पानी के लिए थोड़ी देर तक वहाँ ठहरता है और बातों बातों ने उसने दीना को बताया कि वो नदी के पार से आ रहा है। वहाँ इतनी ज़मीन है कि महीनों चलते रहो फिर भी नाप ना पाओ। ये सुनकर दीना के मन ही मन दीना ने निश्चय कर लिया कि मुझे वहाँ जाकर जरूर देखना चाहिए। दीना ने एक आदमी को अपने साथ लिया और सौदागर के बताए स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने खाने पीने का सामान, उपहार और मिठाई भी खरीद ली। 7 दिन का सफ़र तय करके वो वहाँ उस स्थान पर पहुँच जाता है। अब दीना देखता है कि सौदागर ने ठीक ही बताया, वहाँ कोल लोगों की बस्ती है, दरिया के पास ज़मीन ही ज़मीन है, सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है। ज़मीन भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी। कोल लोग उस ज़मीन का प्रयोग नहीं करते थे, केवल मवेशी पालते और शिकार करते थे। दीना को देखकर कोल लोग अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। सभी उत्सुकता से दीना की ओर देखने लगे। एक दुभाषी की सहायता से दीना ने उन्हें समझाया कि वो ज़मीन के लिए यहाँ आया है। वे सब दीना की बातें सुनकर बहुत खुश हो गए। वे दीना को अपने साथ डेरे पर ले गए और उनका खूब स्वागत किया।
कुछ देर तक कोलो का सरदार दीना से मिलने के लिए आया। सभी लोग अपने सरदार के स्वागत के लिए चुपचाप खड़े हो गए। दीना ने समझ लिया कि ये कोलो का सरदार है। उसने दुभाषिए की ओर देखा। दुभाषिए ने बताया कि ये कोलो का सरदार है। दीना ने तुरंत एक बढ़िया कपड़ा, चाय का डिब्बा और मिठाइयाँ सरदार को भेंट दे दी। भेंट पाकर सरदार मन ही मन मुस्कुराया और बैठ गया। बेटा, आपका ये लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। अपना होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क में बेटा ये शब्द अर्थ आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और लिखने के साथ साथ बेटा आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।